गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधवबाग। आपकी आज मैं होस्ट हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का टॉपिक है सफरिंग विद डायबिटीज एंड क्रोनिक एसिडिटी। आपको तो वैसे पता ही है कि डायबिटीज के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ हमारी ब्लड शुगर को नहीं, या फिर बाद में धीरे धीरे हमारे बाकी के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। और इस इनमें जो सबसे कॉमन जो समस्या होती है वो डाइजेशन रिलेटेड इश्यू होता है। क्या अगर आपको भी अक्सर ऐसा हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, या फिर पेट में भारीपन हो रहा है, गैसेस जैसे इश्यूज हो रहे हैं, या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हो। रिसर्च ये बताती है कि 10 से 30% जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। आप सोचिए कि खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होना, या फिर बार बार सीने में जलन होना। पहले से ही हमें डायबिटीज के वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और इसमें अगर ये क्रोनिक एसिडिटी जैसी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, इन सारे चीजों के बारे में ही हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी माधोबा की एक्सपर्ट डॉक्टर, डॉक्टर हर्षा महाजन। यस, नमस्ते टू ऑल। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी जो डॉक्टर है, डॉक्टर हर्षा महाजन, ये माधोबाग से पिछले 11 सालों से प्रैक्टिस कर रही है। और इन्होंने आज तक 2000 से भी ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि ये क्रोनिक एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स है डायबिटीज के पेशेंट्स में, वो किस कारण होती है और इस पे क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके। तो मैम, जैसे कि आपको पता है, आज हमारे वेबिनार का जो टॉपिक है डायबिटीज विद क्रोनिक एसिडिटी है। तो मैम, मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट में ही सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। यस, एग्जैक्टली। अभी हम जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं तो एवरी दो में से एक पेशेंट ये विथ डायबिटिक विथ हाइपर एसिडिटी का हम देखते हैं, और खासकर क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट जहां पर देखा जाता है। अभी कैसा है ना, डायबिटिक डिसऑर्डर मतलब डायबिटिक डिसीज और एसिडिटी, इन दोनों की शुरुआत डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होती है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है हमारे मुंह से। जो कुछ भी हम फूड खाते हैं बेसिकली, तो फिर दांतों के नीचे चीविंग होके सलाइवरी सब ग्लैंड स्टिमुलेट होके वहां पे बहुत सारे कुछ एंजाइम, कुछ हार्मोन्स, अमाइलेज, ये सभी चीजें वहां पे भेजती है, और देन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक चेंज शुरू होता है। तो क्रोनिक डायबिटीज में खासकर जो चीज देखी जाती है जहाँ पे सलाइवरी सिक्रेशंस कम हो जाते हैं। हम जब कंप्लेंट सुनते हैं डायबिटिक पेशेंट की सिम्टम्स में, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ ये हमेशा एक सिम्टम दिखता है। सो सिक्रेशंस कम हो जाना, पीएच कम हो जाना, सो कहीं पूरे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब डायबिटीज, खून में शक्कर दिखना, एसिडिटी, जलन होना, दिस इज ऑल ओनली सिम्टम्स। जो कि डायबिटिक पेशेंट के सिम्टम पहले शुरू में नंबर्स में दिखना, खून में शक्कर बढ़ी हुई, यही है। बट इसके पीछे बहुत बड़ा एक डाइजेस्टिव चेन जो डिस्टर्ब हुई है, जो कि हमारे माउथ से शुरू हुई है। उसमें सभी सिक्रेशन ड्रॉप हो जाते हैं, सभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से अनडाइजेस्टेड फूड में वो फूड कन्वर्ट होना, एंड देन इट इंड्यूस योर एसिड सिक्रेशन। ऐसा डायबिटिक पेशेंट में बहुत बार देखा जाता है। तो बहुत गहरा रिलेशन है एसिडिटी और डायबिटीज इसका। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये क्यों ऐसा दिखाई देता है डायबिटिक पेशेंट में क्रोनिक एसिडिटी, क्योंकि वो सारे सिक्रेशन मतलब जो हमारी माउथ से ही प्रोसेस स्टार्ट होने चालू हो जाती है। तो मुझे नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना था मैम, जैसे कि हमारी जो नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस होती है, अभी हमें भूख लगी तो हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद 4 से 5 घंटे बाद वो डाइजेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है और हमें एनर्जेटिक महसूस होता है। लेकिन बहुत बार डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा नहीं देखा जाता। उनको खाना खाने के बाद ऐसा ब्लोटिंग होना, गैसेस जैसे प्रॉब्लम्स होना, और फिर उसके बाद पेट भी साफ नहीं होता। तो ये सारे स्टमक से रिलेटेड इश्यूज क्यों होते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। यस, एग्जैक्टली। मतलब डायबिटीज में हम देखते हैं कि खून में शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई है। अभी खून में शक्कर दिखना और एन नंबर ऑफ मेडिकेशन लेके ये खून के शक्कर को खाली कंट्रोल में रखना, यही रोल डायबिटीज का पहले तो नहीं है।
बहुत सारे पेशेंट देखते हैं कि डायबिटीज है पर हमारा कंट्रोल में है। सो वो नंबर्स को वहां पे मेजर कर रहे हैं, बेसिकली वो नंबर्स तो कोई दवा के इन्फ्लुएंस के अंडर है। सो खून में शक्कर अगर है तो खून भी गाढ़ा हो रहा है। ओके। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ब्लड सर्कुलेशन पे दिख रहा है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक या इसोफेगस का सब जो कुछ भी मूवमेंट है, हम डाइट फूड खाने के बाद जो कि मेडिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हम कहते हैं, सो ये सभी मूवमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए बेसिकली वहां के खून का सप्लाई जाना बहुत जरूरी है। ऐसा कहो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फ्यूएल वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि खून में शक्कर की मात्रा बढ़ी हुई है और खून गाढ़ा हो रहा है। और एक चीज है, अगर खून में शक्कर है तो ऑब्वियसली जिस नलिकाओं से खून बह रहा है, लेमन में नसें हम कहेंगे, तो वहां पे अंदर का वॉल भी वहां पे शक्कर की वजह से डैमेज हो रहा है। सो ये सब न्यूरोपैथी में बाद में कन्वर्ट होता है, या नर्व डैमेजिंग वहां पे शुगर के पेशेंट में, क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट में दिखाई देता है। और देन स्टमक का प्रॉपर मूवमेंट अगर नहीं होता है तो डाइजेशन नहीं प्रॉपर होगा। और देन ब्लोटिंग होना या एसिड रिफ्लेक्स ऊपर आना, ये सभी चीजें सिम्टम्स वहां पे पेशेंट में दिखाई देती है खासकर। इसलिए हमें अभी पता चला कि ये सारी चीजें क्यों, मतलब स्टमक अपसेट क्यों होता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि न्यूरोपैथी की वजह से हमें पैरों में जलन वगैरह जैसी समस्याएं होती है, वैसा ही न्यूरोपैथी का जो प्रॉब्लम है हमारे स्टमक में भी होता है। इसलिए हमारे स्टमक में प्रॉपर वो ब्लड सप्लाई या फिर जो नर्व से रिलेटेड जो होता है उसके वजह से ये डाइजेशन इश्यूज होती है। तो मैम जैसे कि आपने अभी स्टमक से रिलेटेड बताया हमें, तो उससे उसकी वजह से हमें एसिडिटी की इश्यूज होती है। तो बहुत सारे पेशेंट में ये एसिडिटी बहुत सालों से अगर क्रोनिक एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद स्टमक अल्सर भी फॉर्म होते हैं। तो क्या मुझे ये पूछना था कि ये स्टमक अल्सर फॉर्म होने में जो डायबिटिक की मेडिकेशंस होती है जैसे अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, मतलब वोगलिबोस वगैरह जैसी जो मेडिसिन है डायबिटीज में, एग्जैक्टली। वो भी इसे ट्रिगर करती है क्या स्टमक अल्सर में कन्वर्ट करने के लिए? डेफिनेटली हम देखते हैं कि क्रोनिक डायबिटीज में जो कुछ भी कुछ हायर मोलेकुल शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, एलोपैथिक मेडिकेशन जिसको हम कहेंगे, उसमें शुगर का एब्सॉर्प्शन ही वो दवा नहीं होने दे रही है। तो ये शुगर आपके खून में ही पड़ी है। ओके। और ऑब्वियसली वहां पे अगर स्टमक अनडाइजेस्टेड फूड है, खून शुगर में पड़ी है, तो शुगर का एब्सॉर्प्शन वो दवा नहीं होगा, वहां पे शुगर का फर्मेंटेशन ऑब्वियसली शुरू हो जाता है। एंड जो सभी ये शक्कर की वजह से जो स्टमक को सिक्योर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सिक्योर्ड करने वाला जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज होना शुरू होता है। सो इरोजन डेवलप होता है, अल्सर वहां पे क्रोनिक केस में शुरू हो जाता है, ये दिखता है। सो ये शुगर, इसमें शुगर का रोल बहुत बड़ा है कि डायबिटिक क्रोनिक पेशेंट है विथ एसिडिटी, सो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डैमेजिंग होने की वजह से ये सभी चीजें हमें वहां पे दिखती है। तो शुगर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी स्टमक के इस जो हमारा एसिड होता है स्टमक में जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, शुगर के वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो उसका सिक्रेशन में भी प्रॉपर नहीं हो पाता और इसके वजह से ये एसिडिटी की प्रॉब्लम्स अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। वैसे कि मैम हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि मुझे अभी नॉर्मल एसिडिटी भी हो गई या फिर डायबिटिक पेशेंट में एसिडिटी हो रही है, तो हम नॉर्मली जाते हैं मेडिकल में और मेडिकल वाले भी हमें दे देते हैं एंटासिड्स, जैसे कि हम ओमेस खाते हैं या फिर पेन 40 वगैरह जैसे एंटासिड हम खाते हैं। तो क्या ये एंटासिड्स हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एंटासिड खाने के बाद तुरंत रिलीफ मिल जाता है, तो क्या ये हम लॉन्ग टर्म के लिए खा सकते हैं या फिर इनका कुछ साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे? यस डेफिनेटली, क्या है ना मैडम कि एंटासिड इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दैट हाइपर एसिडिटी। हाँ, हम तो ये क्षण भर का सुख महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से खाली जैसे कि एसिड सिक्रेशन कम हो गया, थोड़ा सा सुकून लगता है, बर्निंग सेंसेशन कम हो जाते हैं, पर वो अगर क्रोनिक सिचुएशन में हम अगर एंटासिड लेते हैं तो ये एसिड एंटासिड जो है वो शरीर में प्राकृत और अप्राकृत, ये दोनों एसिड को कम करके रखता है। बल्कि वी नो दैट कि अगर फूड का डाइजेशन अच्छे से होना है तो वहां पे पित्त का अच्छे वाले प्राकृत एसिड का सिक्रेशन कितना जरूरी है,
यहाँ पे एंटासिड अगर लेते हैं तो दोनों एसिड मतलब प्राकृत अप्राकृत दोनों पित्त, हम आयुर्वेद शब्द का प्रयोग करेंगे तो दोनों पित्त कम हो जाएगा। और डेफिनेटली आगे अगर हम ट्रेडिशनल फूड भी खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, पेशेंट को लगता है भाई मैं तो प्रोटीन या फाइबर्स वाला फूड खा रहे हो, आप जो कुछ भी मुंह से खा रहे हो, पर वो डाइजेशन करने के लिए वहां पे गुड एसिड ही नहीं है, तो वो फूड का डाइजेशन होगा नहीं। तो फिर अनडाइजेस्टेड फूड दैट कन्वर्ट्स अगेन इनटू मतलब ब्लोटिंग एंड ऑल दिस सिम्टम, ये दुष्ट चक्र कहीं ना कहीं डेवलप होने लगता है। सो एंटासिड इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, हमें रूट कॉज यहाँ पे ट्रीट करना चाहिए। एसिड दैट इज ओनली अंदर का जो सिस्टम गलत हुआ है उसका रिफ्लेक्शन इज योर एसिड, ओके, हाइपर एसिड। तो रूट कॉज ट्रीट करना वहां पे बहुत उसका योगदान है। नहीं तो ये हर 12 घंटे बाद दवा लो और आज का संकट कल के ऊपर पुश करो, दवा लिया, शक्कर कम, एसिड कम, पेशेंट को लगता है रिलीफ हो गया है, पर दैट इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। अंदर बहुत बड़ा डैमेजिंग, फ्यूचर डैमेजिंग को इनवाइट कर रहे हैं वहां पे। तो हमें ये तो पता चला कि एंट एसिड हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने अभी एंट एसिड ली तो वो सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं, उसके वजह से हमारा जो नॉर्मल डाइजेशन सिस्टम है वो भी बाद में जाके बिगड़ जाता है, और उसके वजह से और भी ज्यादा क्रोनिक इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप एंट एसिड ले रहे हो तो एक बार सोच लेना कि बहुत ज्यादा भी ना लो, अगर बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना था मैम, ऐसा अक्सर बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि यह क्रोनिक एसिडिटी जो डायबिटिक पेशेंट्स में है, और उसमें क्या वेट लॉस का रिलेशन है? मतलब क्रोनिक एसिडिटी डायबिटिक पेशेंट में है, उसके वजह से वेट लॉस होता है पेशेंट में अनएक्सपेक्टेड, मतलब अभी नॉर्मल है पेशेंट और एसिडिटी की वजह से उसमें वेट लॉस दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या? यस डेफिनेटली, अभी जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ वहां पे पेशेंट खुश होके आते हैं, मैडम वेट लॉस हो गया, जो कि आप कब से पीछे पड़े थे, हमारा वेट लॉस करो, वेट लॉस करो। पर यहाँ पर मैं खासकर पेशेंट को बताना चाहूंगी कि आपको हाइपर एसिडिटी है क्रोनिक, आपको डायबिटीज है, और आपका वेट लॉस हुआ है विदाउट एनी एफर्ट्स, डाइट और एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना करते हुए आपका वेट लॉस हुआ है, सो दैट इज नॉट अ गुड वेट लॉस। मतलब आपका फैट लॉस वहां पे नहीं हुआ है, बल्कि मसल लॉस हुआ है। हम जो कुछ भी फूड खा रहे हैं वो फूड का प्रॉपर न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, जो कि हमारे शरीर की बेसिक नीड है, बराबर है। पर ये फूड अगर अंडा पहले का पित्त बड़ा है और हमने ऊपर से कुछ भी खाया, तो डेफिनेटली दैट अच्छा खाना भी कन्वर्ट इनटू योर पॉइजन, ओके, अगर लेमैन में कहे तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन शरीर की जो बेसिक डिमांड है वो वहां पे फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से वो वेट लॉस हुआ है, दैट इज अ मसल लॉस। और अगर देखते हैं कि हम जो कुछ भी फूड खा रहे हैं उसका, अगर वो जो शक्कर हमारे खून में जा रही है, ब्लड सेल्स में जो शक्कर पड़ी है डायबिटिक पेशेंट में, ये शक्कर का एंड डेस्टिनेशन तो मसल ही है। और यहाँ पे अगर मसल का लॉस हो जाए और आपने कितना भी हायर मोलेकुल आप डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हो, तो बहुत बार ये देखा जाता है कि कितना भी दवा खाए, मीठा ना खाए, तो भी खून में शक्कर पड़ी हुई दिखती है, क्योंकि वेट लॉस में उनका मसल का लॉस वहां पे ज्यादा हो गया है। ओके, सो एसिड को एक प्राकृत ही एसिड होना चाहिए, मतलब एसिड अच्छा रहना, और फिर वो प्रॉपर डाइजेशन वो फूड का होना, ये खासकर बहुत जरूरी है। अगर वे ये क्रोनिक अवस्था में अगर ये डायबिटिक पेशेंट में नहीं होता है, तो वेट लॉस वहां पे बहुत, मतलब ये तो बैड साइन है पेशेंट के लिए। अगर वेट लॉस हो रहा है, उन्होंने उसके ऊपर तुरंत उपाय योजना करनी जरूरी है। ये तो अभी आपने जैसे कि बताया कि डायबिटिक पेशेंट में अक्सर ऐसा वेट लॉस, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म से डायबिटीज है और उसे एसिडिटी की भी समस्या है, तो कुछ भी खाना खाए तो वो उसे एसिडिटी की तकलीफ होती है, मतलब जलन वगैरह होता है, उसके वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब वो खाना खाना ही बहुत कम कर देता है, उसके वजह से हमें ये चेंजेस दिखाई देते हैं कि वेट लॉस हो रहा है, ना कि कुछ मतलब अभी मेडिसिन की वजह से मेरी ब्लड शुगर कम हो रही है इसलिए अच्छा इफेक्ट हो रहा है और मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसा आप में भी दिखाई दे रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं है, अगर अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है। तो मैम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि अक्सर हम ऐसा सुनते हैं रिलेटिव्स में या फिर हमारे घर में भी, मुझे एसिडिटी अगर हो गई है तो मम्मी वगैरह या फिर कोई भी ऐसे तुरंत बताता है कि नहीं तू ठंडा दूध पी ले, तुझे बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा, तेरी एसिडिटी की जो जलन की जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी। तो क्या ये एसिडिटी जब हमें होती है तो क्या ये ठंडा दूध पीना अच्छी बात है, और ये सच में अफेक्ट करता है क्या हमारी एसिडिटी पे? मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हमेशा हम ले सकते हैं क्या?
बहुत एक यूजुअल सवाल आपने मैडम पूछा है, जो कि सब लोग डायबिटिक पेशेंट, खासकर जिनको डाइट काउंसलिंग के दौरान हम बोलते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आपको बंद करने हैं। ओके, सो अगर उन्हें एसिडिटी है, उनको एसिडिटी हुआ है और उन्होंने दूध लिया, तो दूध का शीत गुण उनको कुछ समय के लिए वो पित्त का या बर्निंग उनको कम कर रहा है, पर दैट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। उल्टा हम यहाँ पे देखते हैं एनिमल प्रोडक्ट जो कुछ भी रहते हैं वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं शरीर में। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में जहाँ पे ऑलरेडी शक्कर की वजह से इन्फ्लामेशन है, हम और दूध का अगर देखेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क हम बंद रखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दूध पिया है, तो उसका कुछ समय के लिए उनको वो तृप्ति दे रहा है, पर बेसिकली वो शुगर को बढ़ा रहा है। और शुगर अगर बढ़ जाए तो कुछ समय में अनडाइजेस्टेड फूड में फिर से कन्वर्जन शुरू हो जाएगा, और फिर से 2 दिन बाद एसिडिटी को इन्वाइट करते हैं। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि हमने एसिडिटी बढ़ा है, पेशेंट ने दूध लिया, उनको थोड़े देर अच्छा लगा और बाद में वोमिटिंग से वो पूरा निकल गया, क्योंकि वैसे भी पहले ही वहां पे एसिड है और ऊपर से दूध डाला है, तो उससे तो एक कर्ड फॉर्म हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है और वो निकल जाता है। यहाँ पे दूध इट्स नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। मिल्क लेना ठीक है, बट ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये चीज। तो अच्छा हुआ मैम आपने बता दिया कि मतलब हम दूध लेते हैं और हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं ऐसे नॉर्मली भी, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो मिल्क है ही नहीं, क्योंकि वो शुगर वैल्यूज आपकी इंक्रीज कर देता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट हो और एसिडिटी में दूध ले रहे हो तो मतलब ख्याल रखना ना कि मतलब बाद में जाके आपकी शुगर लेवल बढ़ जाए। ओके। तो मैम हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, मतलब हमें हार्ट, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट में हार्ट अटैक आ जाता है डायबिटीज के और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे पेशेंट में अगर ये सीवियर क्रोनिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या ये एसिडिटी उन लोगों में साइन है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू है और आपको इसमें कंसर्न दिखाना चाहिए? यहाँ पे अभी दो चीजें अलग अलग है। पहले सबसे महत्वपूर्ण है, डायबिटिक पेशेंट में खासकर देखा जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक आता है। ओके, मतलब जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो एसिडिटी ये नाम देके ही आते हैं, क्योंकि वो हार्ट अटैक का जो उन्होंने सुना रहता है कि जोर से चेस्ट पेन होना या सांस फूल के आना और सब अनकॉन्शियस हो जाना, ये सभी सीवियर सिम्टम उनमें दिखते नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत दिन से खून में शक्कर है, इसकी वजह से वेस्कुलर डैमेजिंग या एंडोथेलियम, खून में शक्कर है तो बेसिकली रक्त वाहिनी का भीतरी वॉल डैमेज हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाता है। सो एवरी सेंसेशन, नॉट ओनली हार्ट मसल, शरीर में कहीं भी अगर उन्हें पेन है, पैरों को भी लग जाए, ओके, जिनमें प्रेजेंट मतलब पहले की अवस्था में ओनली टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन हमको खासकर दिखाई देते हैं कि सेंसेशन लॉस वहां पे हो जाता है। अगर वो हार्ट अटैक अटैक उनको आया है और उसका भी पेन है, तो वो इतना सीवियर अवस्था में नहीं रहता है पेशेंट, खासकर उसको एसिडिटी का नाम वहां पे दिया जाता है, और फिर आने के बाद ईसीजी वगैरह बीपी लेने के बाद सब चीजें सामने आती है। अगर डायबिटिक पेशेंट एसिडिटी भी है या उनको चेस्ट पेन मामूली भी हो रहा है, तो बिल्कुल डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत जरूरी है नजदीकी क्लिनिक में जाके, कि बेसिकली ये एसिडिटी की वजह से हो रहा हुआ पेन है या डायबिटीज की वजह से है। इसीलिए डायबिटीज में हम कहते हैं कि साइलेंटली पेनिंग रहता है, नॉट ओनली हार्ट, एवरीथिंग, मतलब एवरी पार्ट का पेनिंग ये साइलेंट रहता है, क्योंकि वेस्कुलर डैमेजिंग, न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशन सभी डेवलप हो जाते हैं, वो उसका खासकर कारण है। मतलब अगर आपको भी डायबिटीज की वजह से अगर एसिडिटी वगैरह की इश्यू हो रहा है, तो एक बार आप नजदीकी क्लिनिक में जाके एक बार कंसल्ट कर लो कि ये एग्जैक्टली हार्ट के रिलेटेड है या फिर नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड है। ओके, तो अभी हमें ये तो पता चला कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे कि मैम हमने सुना है कि माधव बाग में डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट है और ये डायबिटीज कंप्लीट हम रिवर्स कर सकते हैं इन 90 डेज का जो स्पैन होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि माधव बाग में किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है डायबिटिक पेशेंट्स की, और ये क्रोनिक एसिडिटी अगर उसके साथ हो तो कैसा मतलब ट्रीटमेंट का ये पैटर्न होता है? यस, यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक रिवर्सल ट्रीटमेंट या एसिडिटी, दोनों अगर देखते हैं तो दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप सुबह उठने के बाद रात को सोते वक्त तक
जो जो कुछ भी आपके लाइफ में गलतियां हुई है, उसका रिफ्लेक्शन मतलब एसिडिटी या और शुगर। ओके। सो दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स करने वाला बहुत ही इफेक्टिव रिसर्च बेस्ड ऐसा माधवबाग में उपचार है, जिसको हम डॉक्टर्स लोग पंचसूत्री ट्रीटमेंट का कहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 5 सूत्रों से हम पेशेंट का डायबिटीज या एसिडिटी रिवर्स किया जाता है। जिसमें पंचकर्म चिकित्सा है, डाइट है प्रॉपर, एक्सरसाइज है, प्रॉपर डायबिटीज या पित्त पेशेंट के लिए कौन से एक्सरसाइज करना जरूरी है। नहीं तो देखते हैं पेशेंट एक्सरसाइज इज नॉट अ टैबलेट, आज लिया कल असर हो गया। पेशेंट जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं कोई भी डायबिटिक, तो उनको पता नहीं रहता है, वो नए नए 9 दिन तो सब कुछ करेंगे, एक एक 2 2 घंटा बाद में सब छोड़ देते हैं। तो बेसिकली उसके अवेयरनेस लेक्चर या प्रॉपर पेशेंट को कौन से डायबिटिक योगा करना है, डायबिटिक एक्सरसाइज कौन से जरूरी है, मस्कुलर स्ट्रेनिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कौन से एक्सरसाइज जरूरी है, सभी एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट के लिए अलग रहता है, एसिडिटी के पेशेंट के लिए अलग है, डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग है। तो उसका पूरा एक कंट्रोलिंग, उसका कंप्लायंस, डाइट प्रॉपर मॉनिटर करना, तो ये सभी का जो कुछ भी एक कंप्लायंस रखने के लिए हमारे पास एक MIB पल्स ऐप है, जो ये ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा, क्योंकि वहां पे हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। यहाँ से पेशेंट OPD में हमने ट्रीटमेंट दिया, पंचकर्मा क्लिनिक में किया, पेशेंट घर पे जाते हैं, पर घर पे जाने के बाद उनके पैरामीटर्स किस प्रकार से बदल रहे हैं, वो घर पे क्या फॉलो कर रहे हैं, उसका प्रॉपर माइन्यूट लेवल पे जाके, क्योंकि दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बेसिकली उनमें उनके लाइफस्टाइल में हमें एंट्री करना पड़ता है। और सबसे बड़ा वो उसका मॉनिटरिंग करने के लिए एक MIB पल्स ऐप एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल ये डिसीज रिवर्स ट्रीटमेंट में हम करते हैं। सो पंचकर्म, डाइट, एक्सरसाइज और ये सब मॉनिटर करने के लिए MIB पल्स ऐप एप्लीकेशन, और ओरल मेडिकेशन आयुर्वेदिक हर्बल दवा, जो कि सब एनिमल ट्रायल और रिसर्च बेस्ड ऐसे हमारी ट्रीटमेंट और दवा है, जिसका इस्तेमाल से हम डायबिटिक पेशेंट का डायबिटीज इन विद इन 90 डेज रिवर्स करते हैं। और साथ में उनका सो जो कुछ भी एसिडिटी प्रॉब्लम है वो भी, क्योंकि वो रूट कॉज है उस बीमारी का, तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि माधवबाग में पंचसूत्री ट्रीटमेंट की जाती है और उसमें आपने पंचकर्म बोला। तो पंचकर्म तो सारी जगहों पे किया जाता है, तो माधवबाग में ऐसे मतलब पंचकर्म में कौन सी प्रोसीजर की जाती है जो हमारे डायबिटीज कम करने में या फिर रिवर्स करने में और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कम करने में हेल्प करती है? एग्जैक्टली अभी पंचकर्म बहुत बार मेरे पास भी जब पेशेंट आते हैं, तो मैडम वो 5 कर्म रहते हैं ना, हमेशा उल्टी करना, जुलाब करना। सो दैट इज मतलब पंचकर्म बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें शोधन, शमन, निवारण बहुत सारे उपचार किए जाते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे अगर एसिडिटी और डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट विथ एसिडिटी, इन बारे में अगर हम सोचते हैं, तो यहाँ पे जो पंचकर्म में 3 प्रकार के प्रोसीजर यहाँ पे किए जाते हैं। हाँ, द फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल ओलिएशन, जिसको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में हम स्नेहन कहते हैं। लेमन में पेशेंट इनको मसाज कह सकता है। हाँ, बेसिकली मसल रगड़ के रिलैक्स करना, पेशेंट ऐसा सोचेंगे। सो मसल रिलैक्स बाय डिफॉल्ट हो रहा है। मुख्य उद्देश्य मेडिकेटेड ऑयल है, जिसको हमें, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का स्किन, और इस स्किन के ऊपर बहुत सारे ओपन पोर्स है, और इससे हमें मेडिकेटेड कुछ एक्सट्रैक्ट हर्बल ऑयल्स है, जिसको साइंटिफिकल वे से पैरों की उंगलियों से लेके हार्ट की दिशा की तरफ, मतलब पेरिफेरल ऑर्गन की तरफ डिसॉल्व करना है। ओके, जिससे पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ आने वाला जो रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस डाउन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर खून में शक्कर जिस दिन से है, मतलब लाइफस्टाइल में पेशेंट को कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, शुरू शुरू में पेशेंट को शक्कर नंबर्स में बढ़ी हुई दिखती है। हाँ, सो उनका लाइफस्टाइल में कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है, जैसे सर्दी बुखार में काम के लिए छुट्टी डालनी पड़े, वैसे शुरू शुरू में डायबिटिक पेशेंट को नंबर्स के इन्फ्लुएंस में एक आध महीना रहते हैं और उनका रूटीन चालू रहता है। सो बहुत कैजुअल अप्रोच अप्रोच पेशेंट का नंबर्स पे प्रति दिखता है। तो यहाँ पे मैं खासकर बताना चाहूंगी कि हार्ट के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि हार्ट के मसल ये गाढ़ा खून पंप करने के लिए थक रहे हैं। ओके, सो हार्ट के मसल की तरफ बहुत बड़ा लोड आ रहा है, इसको रिड्यूस डाउन करना बहुत जरूरी है। सो स्नेहन का, यानी कि सेंट्रीपिटल ओलिएशन का इसमें बहुत योगदान है। सो ये एक स्नेहन, एक ट्रीटमेंट मसाज जिसको हम कहते हैं, पेशेंट को समझ में आए इसलिए। सो मेडिकेटेड ऑयल से मसाज रहता है साइंटिफिकल बेस,
ये फर्स्ट प्रोसीजर पंचकर्म में की जाती है। देन मेडिकेटेड काढ़ा का स्टीम दिया जाता है। हाँ, हम देखते हैं खासकर सादे पानी का भी भाप लिया तो कितना हल्कापन यहाँ पे महसूस होता है। यहाँ पे मेडिकेटेड काढ़ा है जिसका एक्सट्रैक्ट स्टीम पेशेंट को दिया जाता है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण रोल है डिटॉक्सिफिकेशन का। मतलब हम मुंह से कितना भी अच्छा अच्छा खा रहे हैं, बट टॉक्सिक जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो ये जो अन्न हमने जो लिया है अमृत जैसा, उसका भी पॉइजन फॉर्म होने वाला है। सो डिटॉक्सिफिकेशन का रोल पंचकर्म में बहुत बड़ा है। सो जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक कोई भी फूड या कोई भी दवा पेशेंट के शरीर में अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएगा। सो पंचकर्म में स्वेदन एक ट्रीटमेंट जिसको हम थर्मल वैसोडाइलेटेशन कहते हैं, क्योंकि शक्कर में वेसल डैमेजिंग वेस्कुलर डैमेजिंग बहुत होता है। सो वहां पे स्टीम देने के बाद रक्तवाहिनी का एक्सपांशन होना, ये बहुत बड़ा उसका रिजल्ट है। सो स्वेदन एक ट्रीटमेंट रहता है। इन्फ्लामेशन जिसकी वजह से कम होता है, अननेसेसरी साल्ट वाटर पसीने से बाहर पड़ता है आफ्टर अ स्टीम, मेडिकेटेड स्टीम की वजह से। सो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य उसमें होता है पंचकर्म के सेकेंड प्रोसीजर में। और थर्ड इज अ बस्ती, दैट इज अ इनिमा काइंड पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी दवा जो आपके अंदर का सिस्टम को इंप्रूव करने वाली दवा है। सो एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत विक मार्ग है ये। सो एक बस्ती एक उपक्रम किया जाता है। ये तीन ट्रीटमेंट यहाँ पे पंचकर्म के पेशेंट के, डायबिटिक पेशेंट को के खासकर किए जाते हैं। और अगर एसिडिटी है, एंजाइटी है, तो सबसे महत्वपूर्ण शिरोधारा एक प्रोसेस है, वो भी हम पंचकर्म में इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है सिम्टम के अनुसार। तो ऐसे ये पंचकर्म ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव, और सभी ट्रीटमेंट में यहाँ पे बताना चाहूंगी ये ऑल ट्रीटमेंट इज रिसर्च बेस्ड। ओके। सो ये मतलब शरीर शोधन या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करने वाले ये पंचकर्म का एक संशोधन विकसित हुआ है। ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सी पंचकर्म प्रोसीजर की जाती है जिनकी वजह से ये डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प करती है। सेकंड, आपने जो डाइट बताया था, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि मतलब डाइट में क्या क्या, कौन से डाइटरी चेंजेस आप माधव बाग में आने के बाद करते हैं पेशेंट्स में, और मतलब कौन से ऐसे डाइट रेसिपीज या फिर ऐसे कौन से डाइट के हम टिप्स आपसे जान सकते हैं यस। डायबिटीज और एसिडिटी के लिए। यहाँ पे अगर ऑब्वियसली बहुत डायबिटिक पेशेंट, मतलब ये बीमारी की शुरुआत यहाँ से हुई है, एंड यहाँ पे होगा। सो ये इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सो डायबिटिक डाइट यहाँ पे पेशेंट को हम ऑफर करते हैं फॉर जैसे उनकी डिसीज की सीवियरिटी है उसके अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है, किसी को 1 महीने के लिए, किसी को 2, या किसी को 3 महीने के लिए। सो मेडिकेटेड फूड है प्रॉपर, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। कैलोरी कंट्रोल प्रॉपर डाइट है। बहुत बार जब हम पेशेंट को ऐसे ही डाइट बताते हैं तो पेशेंट बहुत कंफ्यूजन में रहता है, कितना बनाना है, कितना ऑयल यूज करना है, कितना नमक यूज करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर पेशेंट के शरीर का ऐसा खाना जो पेशेंट के शरीर का पोषण करे, शरीर के चर्बी या शुगर का नहीं। ओके। सो बहुत ही साइंटिफिकल वैसे हमने डाइट डिजाइन किया है जो पेशेंट को एवरी मंथ यहाँ पे दिया जाता है, और वो किस प्रकार से फॉलो करना है, इसके सभी या उसको कैसे बनाना है, इसके सभी रेसिपीज हम यहाँ पे MIP पल्स ऐप में भी रहते हैं, जिसकी मदद लेके पेशेंट वो अच्छे से घर पे फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपके जो MIB पल्स ऐप, जैसे कि आपने पहले बताया, तो उस ऐप में भी आपको रेसिपीज वगैरह मिल जाती है कि कौन सी रेसिपीज आप मतलब एसिडिटी है या फिर डायबिटीज रिलेटेड इशू है, अगर कोई भी इशू है तो आपको उसकी रेसिपीज उस ऐप में मिल जाती हैं। और बेसिकली एक डायबिटीज के लिए एक किट, डाइट किट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो कि कैलोरी मेंटेन है, और उसके वजह से आपको वो जो डायबिटीज में प्रोपोर्शन खाने का जो, जिसकी हमेशा समस्या होती है कि डायबिटीज में हम कितना खाएं, क्योंकि डायबिटीज में क्या खाएं उससे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना उसका प्रोपोर्शन चाहिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए माधव बाग में एक डाइट किट है जो कैलोरी मेंटेन है, उसके वजह से हमारे डायबिटीज रिवर्सल में और शुगर लेवल कंट्रोल में लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ओके। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने जैसे कि एक्सरसाइज गाइडेंस के बारे में बताया, तो एक्सरसाइज में ऐसे कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं पेशेंट्स जो डायबिटीज के जो शुगर लेवल इंक्रीज हुए हैं उन्हें नॉर्मल या फिर कंट्रोल में लाने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए खासकर कैसा है, डायबिटिक पेशेंट में सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ और यहाँ। ओके। सो डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन, इन दोनों के लिए जो एक्सरसाइज कहे हैं,
ओके, वो मतलब अगर योगा में देखेंगे, डायबिटिक योगा खासकर जहाँ पे मंडूकासन, पवन मुक्तासन, त्रिकोणासन, ये इस प्रकार के योगा जो आपके एब्डोमेन मसल के ऊपर लोड दे। ओके, तो क्योंकि यहाँ का फैट्स, बेली फैट्स या पैंक्रियास की ऊपर की चर्बी अगर कम करनी है तो एब्डोमेन एक्सरसाइज का रोल बहुत बड़ा है, ये करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही सभी सिक्रेशन है, मतलब मशीन यहाँ पे दिया है, चलाने वाले रिमोट कंट्रोल तो हमारे ब्रेन में है। सो जो कुछ भी लाइफस्टाइल में मतलब शरीर शुद्धि और मन शुद्धि, इन दोनों का ख्याल रखना है। सो ओंकार, ध्यान या अनुलोम विलोम, ये सभी चीजें यहाँ पे ये जो कुछ भी प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक, मतलब ऑक्सीजन लेवल शरीर में ज्यादा बना रहे। हमारा पेट का अग्नि को अगर स्ट्रांग रखना है तो अग्नि तो ऑक्सीजन के सिवा चलता ही नहीं है। तो मॉर्निंग वॉक का भी बहुत बड़ा रोल है। सो इस प्रकार के एक्सरसाइज पेशेंट ने, और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज पेशेंट ने घर पे करना बहुत जरूरी है। तो हमें अभी ये तो पता चला कि माधव में क्या प्रोसीजर होती है, क्या पंचकर्म किया जाता है, कैसे डाइट गाइडेंस मिलता है हमें, और एक्सरसाइज गाइडेंस भी कैसे होता है। मैम लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अभी हमें पता चला कि पंचकर्म वगैरह से हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कुछ हमें ऐसे टिप्स या फिर होम रेमेडीज बता सकती है जो हमारे एसिडिटी, जो अभी एसिडिटी की तकलीफ हुई है, तो घर में भी हम ये सारी कर सकते हैं। यस, एग्जैक्टली। डायबिटिक पेशेंट अगर विथ एसिडिटी है, ऑब्वियसली उन्हें शुगर तो नहीं खाना है, या जैगरी और शुगर से बनी हुई सभी चीजें, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, इसको सभी, या फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, इसको सभी चीजों को बंद करना है। आंवला जो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत उसका रोल, मतलब विसरल फैट के लिए भी और एसिडिटी, शरीर को अल्कलाइन रखने के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। एसिडिटी अगर कम रखना है तो सब्जा बीज जो है उसका बहुत योगदान है इसमें। तो आंवला है। पेशेंट को क्या बंद करना है, तो तुअर दाल, चना दाल, फर्मेंटेड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑल ये चीजें, या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक भी यहाँ पे कम होना जरूरी है, जो डाइजेशन के लिए उनको बहुत मुश्किल हो। सो अनार जो खाया जाता है, मतलब अगर पित्त बढ़ा है तो इंस्टेंट दूध लो, इससे अच्छा अनार का जूस या अनार के दाने खाओ, ये सबसे महत्वपूर्ण उनका रोल है। तो ये चीजें पेशेंट ने वहां पे घर पे रेमेडीज फॉलो करना जरूरी है। आप ये सारी चीजें घर पे भी करके आपकी एसिडिटी से रिलीफ पा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया आज की, मतलब ये सारी चीजें क्यों होती है, इनके कारण क्या होते हैं, और इन पे क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और घर पे भी हम ऐसी कौन सी छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं जिनसे इन सारी चीजों से हमें राहत मिल सकती है। ओके, तो अभी सारे पेशेंट्स को मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको भी कुछ इस सेशन से रिलेटेड या फिर आपके कुछ तकलीफ से रिलेटेड आपको डाउट पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैम हमारे एक पेशेंट ने पहले से एक क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू एडवाइस फॉर नॉग एसिड 200 mg फॉर एसिड, मतलब एसिडिटी के लिए, जैसे हम ओमेप्रेजोल है इसमें, यस तो यस, ये। जैसे कि अभी भी डिस्कशन में हमें कहा कि एन नंबर ऑफ मेडिकेशन इज देयर फॉर एसिडिटी सप्रेस करने के लिए। तो बिल्कुल ये सॉल्यूशन नहीं है एंटासिड लेके कुछ समय के लिए आपका प्राकृत और अप्राकृत दोनों, अच्छा पित्त, अच्छा एसिड जिसको हम लेमन में कहेंगे, और बढ़ा हुआ एसिड, इन दोनों को कम करके रखना, दिस इज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन। आपको एसिडिटी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हर रोज दवा खा के उसको सप्रेस करना, मतलब आप बहुत बड़े मेजर फ्यूचर डिसीज को इनवाइट कर रहे हैं वहां पे। सो दैट इज नॉट अ फाइनल सोल्यूशन। सर ये जो आपने पूछा मेडिसिन एंटासिड के बारे में, तो आप ये टेम्पररी, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है तो ले सकते हो, लेकिन ये बार बार लेना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो नॉर्मल एसिड का, जो गट में जो नॉर्मल एसिड होता है उसको भी सप्रेस करता है, और बाद में बहुत ज्यादा डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके मैम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्राजक्ता जी ने पूछा है। तो अगर उन्होंने ऐसा पूछा है कि पेट साफ नहीं होता है तो मेडिसिन लाइक त्रिफला लेना अच्छा होता है क्या। अ, कैसा है वहां पे, अगर पेशेंट को प्रॉपर कंसल्ट करके उनका प्रकृति कैसा है, उनका ऑलरेडी अगर वात बढ़ा हुआ प्रकृति है, तो हम उनको जैसे त्रिफला है या और बहुत सारे
लैक्सेटिव आयुर्वेद में जो कहे हैं, तो वो घर के घर में बहुत बार देखा जाता है कि पेशेंट को ऐड आते हैं, पता चलता है त्रिफला लेना है, ये लेना है। पर प्रॉपर पेशेंट का अगर प्रकृतिवात है, वो शरीर में ही रुक्षता वहां पे बनी हुई है, तो विरेचक, दिस इज वन काइंड ऑफ लैक्सेटिव जिसको आयुर्वेद में विरेचक कहा जाएगा। तो शरीर का नेसेसरी पानी भी बाहर ज्यादा मोशन होने की वजह से निकल जाता है। सो ऐसा नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेके त्रिफला बहुत अच्छा है, बट वो किसने कब लेना चाहिए, तो वो पेशेंट के प्रकृति के अनुसार वो लेना जरूरी है। तो पेशेंट्स को मेरा ये कहना है कि पहले डॉक्टर्स, अपने संबंधित डॉक्टर्स से कांटेक्ट करके उसकी मात्रा और उसका समय और लेना है कि नहीं, ये उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। प्राजक्ता जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि मतलब त्रिफला ले सकते हो पेट साफ करने के लिए, लेकिन मतलब ये सारे पेश मतलब हर किसी व्यक्ति की जो प्रकृति होती है वो अलग होती है, हर किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होती है। तो एक बार आप कंसल्ट कर लो आपकी प्रकृति के हिसाब से, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप त्रिफला ले सकते हो या नहीं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम शिप्रा जी ने पूछा है, क्या एम्प्टी स्टमक हम काउ घी लेना विथ ल्यूक वार्म वाटर ये अच्छी बात है क्या? यस, ल्यूकवार्म वाटर के साथ काउगी आप ले सकते हो। इंटेस्टाइन को एक लेमैन में कहे तो ऑयलिंग लग रहा है, और काउगी इज मतलब हमारे शरीर में जो अच्छा वाला चर्बी है वो बढ़ाने के लिए उसका योगदान बहुत अच्छा है। अगेन वहां पे अगर बहुत ज्यादा पित्त का प्रकृति है, सो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सॉलिड फूड लेने के बाद ये लेना जरूरी है। बट इट्स अ होम रेमेडीज, उसे बहुत कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, वो ले सकते हैं ये। ये अच्छी बात है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ओके मैम, तो नेक्स्ट पाटिल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनको डायबिटीज है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, उन्हें भूख नहीं लगती ज्यादा, तो यस, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? या अग्निमांद्य जिसको हम कहेंगे, अग्निमांद्य हुआ है तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि आंवला का मतलब वहां पे आमदोष की उत्पत्ति ज्यादा हो गई, इसलिए उनको भूख नहीं लग रही, दैट इज नॉट अ गुड साइन। ओके। सो अगर वो डायबिटिक है तो उनकी शुगर को कंट्रोल में रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है, और लाइफस्टाइल, डायबिटिक मेडिकेशन के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने सुबह की शुरुआत शुरुआत उठने के बाद प्रॉपर आंवला जूस, जैसे कि मतलब विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है, या और अग्नि दीपन करने वाली जो चीजें हैं, या जीरा या धनिया का जो कुछ भी पानी है, वो जल है, रात को भिगो के वो उन्होंने पीना सुबह बहुत उनको हेल्प करेगा। और प्रॉपर टाइमिंग उनके खाने के होने चाहिए। अगर भले कम खाना भी खा रहे हो, पर टाइमिंग उन्होंने मेंटेन करना वहां पे बहुत जरूरी है। सो ये अगर उनका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट उन्होंने अगर शुरू किया, तो धीरे धीरे ये साइकिल, सभी सिक्रेशन जो है डाइजेस्टिव जूसेस के, वो समय उनका बहुत वहां पे फॉलो करना जरूरी है, तो वो उनका नॉर्मल पे आते हुए उनको कुछ दिन बाद दिखेगा। सर, आपको पहले तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छा इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और सुबह सुबह आप विटामिन सी का सबसे जो अच्छा सोर्स है आंवला, आप आंवला पाउडर ले सकते हो या फिर आप धना पाउडर ले सकते हो, जीरा पाउडर। तो ये सारे चीजों से आपका जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो भी इम्प्रूव होगा, और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम बबीता जी ने पूछा है कि विच फूड इज टू बी टेकन इन एसिड रिफ्लक्स, मतलब एसिड रिफ्लक्स में हम कौन सा खाना खा सकते हैं? यस, हल्का कोई भी खाना है जिसका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम है। ओके। वो सभी चीजें आप खा सकते हो, फल खा सकते हो। जैसे कि लो जीआई वाले जो फल है, एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, पियर है। ओके। कुछ बेरीज है, मस्क मिलोन है। सो अल्कलाइन करने वाले फैक्टर्स, या सलाड का रोल बहुत अच्छा है, तो कुकुम्बर है, कैरेट है। सो ये सभी चीजें उन्होंने खाने बहुत जरूरी है यहाँ पे। मैम ने जैसे कि बताया आप कौन से फूड्स खा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम वीर जी ने पूछा है कि एसिडिटी की वजह से भी रिब्स पेन हो सकता है क्या? खाना मैंने खाने में नहीं अभी खाना इज अ रिफ्लेक्स जो मतलब क्या खाएंगे। स्टमक से लेके ऊपर इसोफेगस तक आ रहा है। ओके। सो आपको चेस्ट पेन है, रिब पेन है, बैक पेन है। सो ये सभी पेनिंग आपको एसिडिटी की वजह से हो सकती है, जरूर हो सकती है। क्योंकि बहुत बार नौशिया की वजह से ओमिटिंग बहुत सेंसेशन होती है, ओमिटिंग किया जाता है। सो इट कैन कॉज द लीड्स टू रिब पेन आल्सो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पेशेंट ने पूछा है कि आयुर्वेदा विथ हम
फिश खा सकते हैं क्या? मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर उनको ऐसा कुछ पूछना है, उसके साथ फिश भी हम इंटेक कर सकते हैं क्या? क्या ये अच्छी बात होती है दोनों एक साथ खाना? यस जरूर, ऐसा कहीं पे नहीं शास्त्र में लिखा है। हाँ, यहाँ पे हम फिश देते हैं, पर वो शेल फिश नहीं देते हैं। ओके, सो जो फिश में शेल नहीं है वो फिश जरूर खा सकते हैं। और फिश ईटर अगर वो हमेशा फिश ईटर है, तो फिश किस प्रकार से प्रोसेस करके खाना चाहिए। फिश को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिश का जो ऑयल है जो कि अच्छा है उनके मांसपेशी के लिए, पर उसको अगर आप बॉईल करते हैं या मतलब फ्राई करते हैं, तो फिश फ्राई वहां पे नहीं रिकमेंड किया जाता। तो वो तो ट्राइग्लिसराइड को इनवाइट करता है। सो फिश फ्राई नहीं खाना है उनको। बेक फिश है या स्टीम फिश है, बॉइल्ड फिश है या विदाउट शेल फिश वाले, वो फिश वो जरूर खा सकते हैं। और खाने का समय लंच में, जब सूरज माथे के ऊपर है तो पेट का अग्नि भी अच्छा है, उस समय वो फिश खा सकते हैं। फिश के साथ जरूर उन्होंने फाइबर्स बहुत खाने जरूरी है यहाँ पे। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसको हम कहेंगे, उसका भी उसके साथ लेना। सलाड का रोल भी उतना ही है। सो ओनली फिश नहीं खाना है, उसके साथ उन्होंने फाइबर्स को भी ऐड करना है। और फिश को फ्राई करके नहीं खाना है, और शेल फिश नहीं खाना है उनको, मैं ये बताना चाहूंगी। फिश खा सकते हो, लेकिन वो कैसे खाना है वो अभी मैम ने हमें बताया। तो सर अगर आपको खाना है तो ऐसे तरीके से आप खा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मलिका जी ने पूछा है कि डायबिटीज को नॉर्मल करने के लिए मॉर्निंग में हम कौन से वाटर, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया कि आंवला पाउडर पानी में डाल के पी सकते, तो ऐसे कौन से वाटर हम ले सकते हैं, वाटर इंटेक कर सकते हैं? आप वार्म वाटर में आप एप्पल साइडर भी ले सकते हो। आप आंवला जूस ले सकते हो, आप लौकी का जूस ले सकते हो, शरीर को जो अल्कलाइन रखे, जिनका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ज्यादा है। या नॉर्मल वार्म वाटर भी आप ले रहे हो तो भी चलेगा। और बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। पानी की मात्रा कम रखना है। बहुत बार देखा जाता है पेशेंट एक एक दो दो लीटर पानी सुबह सुबह ही पी लेते हैं और अग्नि को पूरा मंद कर देते हैं, मंदाग्नि जिसको हम कहेंगे। ओके, सो अग्नि मंद हो गया तो एसिडिटी बढ़ना ही है। तो पानी पीना अगर कंपल्शन है, तो वो 90 ml टू 150 ml ऑफ वार्म वाटर विथ डाइल्यूटिंग आंवला जूस या लौकी जूस या एलोवेरा जूस, दैट इज फाइन। तो आपको या दालचीनी पानी भी वो पी सकते हो, जो कि खून को पतला रखती है, दिस इज ऑल्सो गुड। तो आप आंवला पाउडर या फिर नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हो, जैसे कि मैम ने बताया दालचीनी के साथ भी ले सकते हो, और ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ आप ले सकते हो। लेकिन आप कौन सा भी पानी पियो, लेकिन क्वांटिटी आपको मेंटेन करनी है। बहुत ज्यादा अगर पानी पियोगे तो उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारे अफेक्ट होता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मनस्वी जी ने पूछा है कि टीनेजर्स में यूजुअली हम वेट लॉस के लिए कौन सी टिप्स आप दोगे कि हम उसके वजह से हमारा वेट लॉस इजी हो सकता है घर पे भी, या फिर कुछ ट्रीटमेंट से रिलेटेड? मैम शायद आपके नेटवर्क का इशू है। हेलो। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। यस मैम, कैन यू प्लीज रिपीट। ओके, तो मैम मनस्वी जी ने एक थोड़ा क्वेश्चन। नेटवर्क का इशू था, आई एम सॉरी, प्लीज इट्स रिपीट द क्वेश्चन। इट्स ओके, इट्स ओके। मैम हमारी पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि आप टीनेजर्स में या मतलब कौन से टिप्स दोगे कि जिससे हम वेट लॉस कर सकते हैं? वेट लॉस के लिए आप बेसिकली कौन सी टिप्स दोगे? आपका वीडियो फिर से आई गेस नेटवर्क इशू की वजह से। यस, आपने सुना क्वेश्चन या फिर मैं फिर से रिपीट प्लीज करूं? रिपीट।
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, अब बोलिए। हाँ मैम, क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा आप। ओके। तो मनस्वी जी ने मैम क्वेश्चन पूछा है कि आप वेट लॉस के लिए कौन सी टिप देना चाहोगे। यस, वेट लॉस के लिए तो पहले कंसिस्टेंसी रखनी है एक्सरसाइज में। ओके। सो बेसिकली ओनली मॉर्निंग वॉक ही करना है ऐसा नहीं है, तो उसके साथ मस्कुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। और कैलोरी कंट्रोल डाइट बेसिकली। सो लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा 20% ही रहे, और फाइबर्स और प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ाना है। और वो डाइट में कंसिस्टेंसी रखनी है। नहीं तो हमने 8 दिन बहुत अच्छे से किया है और 9वें दिन जाके होटल में जाके खाना खा लिया, तो जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। सो जितना कैलोरीज कम खा रहे हैं उतना बर्न कर रहे हैं कि नहीं, और प्रॉपर प्रोटीन और फाइबर्स युक्त वाला डाइट, कैलोरी कंट्रोल डाइट उन्होंने फॉलो करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका अच्छे एसिड की वजह से डाइजेशन प्रॉपर हो के वो फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू ही आप सब हो, या एनर्जी कन्वर्जन रेशियो बढ़ाना है, फैट्स कन्वर्जन रेशियो अगर कम करना है, तो खाना खाने के पहले 15-20 मिनट पहले, खाना खाने के बाद आधा घंटे तक, पौना घंटे तक उनको पानी नहीं पीना है। जिसमें बहुत सारा वेट लॉस उनको होते हुए देखा गया, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म वहां पे लो हुआ है। बेसिकली फैट्स बन रहे हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत लो हुए है। सो पानी खाते वक्त या खाना खाने के बाद आधा घंटे तक उन्हें उन्होंने पीना नहीं है। और कुछ डाइटरी टिप्स है जिसमें प्रोटीन और फाइबर्स की मात्रा ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम खाए। ये सभी चीजें उन्हें अगर वहां पे और विशेष बताना चाहूंगी मैं कि प्रोटीन यानी कि हमारे सब पल्सेस और दाल और ये इससे मिलने वाली चीजें हैं, स्प्राउट से मिलने वाली चीजें हैं, उसका समावेश ज्यादा होना चाहिए। सलाड का समावेश खाने के पहले की शुरुआत ही सलाड से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और गेहूं और राई से बनी हुई चीजें, बेकरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर दो। जैसे कि आपने मैम बताया कि कौन सी चीजें खानी चाहिए और कैसे मतलब एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यस एग्जैक्टली। मैम, हमारी एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी जो डायबिटीज है वो हमेशा उनके शुगर लेवल्स कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इस पे आप क्या एडवाइस करोगे। हाँ, यहाँ पे ना डायबिटिक्स लेवल कम ज्यादा हो रही है, उसके कारण है अलग अलग। पहले तो वो किस प्रकार का एलोपैथिक मेडिकेशन और उसका समय क्या है, और जो समय पे ले रहे हैं उसके पहले का खाना क्या हो रहा है। मतलब उनका डायबिटीज की शक्कर की मात्रा कम ज्यादा होना, इट मे बी द साइड इफेक्ट ऑफ दैट ओरल मेडिकेशन। ओके। सो यहाँ पे क्यों कम ज्यादा हो रही है, अगर वो मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में के अंडर है तो डेफिनेटली मेडिसिन इज द कॉज फैक्टर। और और बहुत सारी चीजें, मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, उनकी खून से, सॉरी, पैंक्रियास से इंसुलिन की मात्रा फास्टिंग में कितनी आ रही है, पोस्ट प्रेंडियल में कितना आ रहा है, वो जानकारी लेना भी जरूरी है कि शक्कर कम ज्यादा क्यों हो रही है। ओके। सो उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि उन्होंने उनके नजदीक के माधोबाग के सेंटर में जाके डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके इन्वेस्टिगेशन करके वो रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कभी हाइपो में जाना या कभी बहुत हाइपर में रहना। उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेजिंग चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि आंख का डैमेजिंग होना वगैरह। सो उन्होंने नजदीकी सेंटर में जाके डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। मैम, जरूर आपके जो ये शुगर लेवल्स जो हमेशा इंक्रीज होते हैं या फिर कम हो जाते हैं, आपके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप आपके नजदीकी माधोबा क्लिनिक में जा सकते हो और हमारे प्रॉपर आपको डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। ओके। मैम, नेक्स्ट मिश्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी जो फास्टिंग शुगर है वो यूजुअली ज्यादा हाई रहती है, ना कि खाना खाने के बाद, मतलब पोस्ट प्रांडियल उनकी ज्यादा हाई नहीं होती, फास्टिंग ज्यादा हाई होती है। यस। तो इस पे क्या करना चाहिए। ना हाँ, यहाँ पे अगर फास्टिंग शुगर हाई हो रही है तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक मैंने अभी कहा कि इंसुलिन फास्टिंग में कितना है, और पोस्ट प्रेंडियल पैंक्रियास से सी पेप्टाइड है इंसुलिन की मात्रा कितनी आ रही है। ओके। क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है और बहुत सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के मेडिसिन लेने की वजह से इंसुलिन की मात्रा वहां पे कम हुई है क्या, ये उन्होंने देखना जरूरी है। सो एक चीज है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर पोस्ट प्रेंडल शुगर बढ़ रही है तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है। ओके। या फास्टिंग शुगर अगर बढ़ रही है
तो बेसिकली रात की नींद कैसे हो रही है, रात का खाना किस समय पे खाया जा रहा है, उसके बाद सोया कब जा रहा है, 7 घंटे का प्रॉपर नींद हो रहा है कि नहीं। ओके। सो ये सभी जानकारी उन्होंने डॉक्टर से सलाह लेके लेनी है और उसको रूल आउट करके प्रॉपर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सर आपको पता चला होगा कि आपकी फास्टिंग ज्यादा क्यों क्यों है और पीपी मतलब ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आप जरूर इसका सोल्यूशन आपका मिल सकता है। अगर आप नजदीकी माधवबा क्लिनिक में जाइए तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम से भी आपका छुटकारा मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भावीन जी ने पूछा है कि आप जैसे हमने बोला कि मेडिसिन बंद कर देना अच्छी बात होती है, मतलब ये सारा एसिड एंटासिड्स वगैरह हम जो लेते हैं वो नहीं लेनी चाहिए। तो वो मेडिसिन अगर आप बंद कर रहे हो तो हाइपर एसिडिटी के लिए हम और क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप बता सकते हो या फिर कुछ टिप्स जो घर पे हम कर सकते हैं। जैसे आपका आज से ही एंटासिड बंद कर दो ऐसा कहना नहीं है मेरा। आप बेसिकली मतलब अगर एंटासिड बंद कर पाए और आज से ही पत्ते शुरू कर दो, आपने सुबह उठने के बाद आपने आंवला जूस लेना शुरू कर दिया कल से ही, या प्रॉपर आपका मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिएगा। आपको जो मैंने टिप्स में बताई है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब फॉलो अप करते हो। सो एंड एसिडिटी एक कोई ऐसा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन नहीं है कि जब तक आप एंटासिड नहीं लेंगे वो कम नहीं होगा, या एंटीबायोटिक लिया तो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होगा या वायरल इन्फेक्शन कम होगा एंटीवायरल जब तक लेते नहीं। सो इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर दो, कल से ही आप दवा 100% बंद कर सकते हो, यही इसमें कोई सवाल ही नहीं है। सो लाइफस्टाइल इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अल्कलाइन रखने वाली, शरीर को अल्कलाइन रखने वाली चीजें। ओके। तो फूड में जैसे कि सलाड वगैरह इनका योगदान बहुत ज्यादा है, फ्रूट्स का योगदान है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी बढ़ रही है तो वो स्ट्रेस को भी कम करना जरूरी है। इसलिए एक्सरसाइज जो कि ओंकार है, ध्यान है, मन शुद्धि के एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एंटासिड वो कल से ही स्टॉप कर सकते हैं अगर उन्होंने लाइफस्टाइल इंप्रूव कर दिया तो। अगर आपको एंटासिड्स कंप्लीटली बंद करनी है तो मैम ने जैसे कि आपको बताया आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको कौन से डाइटरी चेंजेस करने चाहिए, आप एक्सरसाइज में भी क्या चेंजेस कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इन सारी चीजों की वजह से आप एंटासिड नहीं भी लोगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं होंगी। अगर हो गई तो कभी कभार गलती से ले भी सकते हो। ओके। तो सर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र जी ने पूछा है कि उन्हें सफरिंग ऑन शुगर फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स और उन्हें बीच में एक फेशियल पाल्सी भी हो गई थी। और अभी वो फेशियल पाल्सी तो नॉर्मल है लेकिन उन्हें अभी बहुत ज्यादा एसिडिटी डेवलप हो गई है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डेली 2 टीस्पून ऑफ इसबगोल लेते हैं, उसकी वजह से उन्हें मोशन हो जाता है, उसके बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये करना अच्छी बात है या फिर इसका कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा इट्स अ वन काइंड ऑफ लैक्सेटिव। ओके। सो एवरी डे आपके गट को आप लैक्सेटिव के ऊपर डिपेंड रख रहे हो। सो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आदत पड़ गई है कि वही दवा जाके का असर करेगा। सो ये डिपेंडेंसी अच्छा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह से रुक्षता उल्टा वहां पे अगर निर्माण होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अच्छा नहीं होगा। और दैट अगेन लीड्स टू इनडाइजेशन। सो प्रॉपर फूड के ऊपर वहां पे काम करना जरूरी है। या कुछ योगासन में कुछ अभ्यास है जिसमें वज्रासन में बैठना है, या बहुत सारी योगाभ्यास है, उन्होंने वो स्टार्ट कर दीजिएगा। और धीरे 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 इस गोल का जो कुछ भी उनका लेना है वो धीरे धीरे कम कर दीजिएगा। ये सभी चीजें शुरू करके जो आज मैंने टिप्स दिया है ये सभी चीजें शुरू करके वो आज लिया कल नहीं लिया। या जैसे कि घी का इस्तेमाल वो उनके दाल में ले सकते हैं रात के खाने में। सो या स्मूदी आप ले सकते हो इसको। मतलब होम रेमेडी स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे वो इस गुड़ का डिपेंडेंसी आप जरूर कम कर दो। इट्स नॉट गुड टू टेक एवरी डे।
ने जैसे कि सर अभी बताया कि इसबगोल लेना हर रोज से ये अच्छी बात नहीं है, बाद में ये आपके गट हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। इसके लिए आप माधव बाग में भी जा सकते हो, पंचकर्मा ट्रीटमेंट से भी आपको बहुत अच्छे से इसमें रिजल्ट दिख सकते हैं, और ये आपकी जो डिपेंडेंसी है इसबगोल पे, तो वो भी कम हो जाएगी और आपकी शुगर लेवल भी नॉर्मल हो सकती है। यस ऐश्वर्या मैडम, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पंचकर्म में बस्ती का रोल, ये जो कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसी वजह से पेशेंट का हेल्दी वेट लॉस होना या डाइजेस्टिव ट्रैक इंप्रूव होना, डाइजेशन अच्छा होना, शुगर कंट्रोल में आना, ये सभी चीजें यहाँ पे दिखती है। सो पंचकर्म, ये अगर प्रॉब्लम क्रोनिक है, मोशंस अच्छे से नहीं होना, इनडाइजेशन का, एसिडिटी का, तो अगर वो डिपेंडेंट रह गए हैं किसी चूर्ण के ऊपर या किसी लैक्सेटिव के ऊपर, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी पंचकर्मा ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है। सो इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा इट्स अ एक प्रॉपर ब्रह्मास्त्र है, और वो उन्होंने जल्दी शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैम कविता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि उनके यहाँ पे एक 12 साल का लड़का है और उसे टाइप 1 डायबिटीज है, तो क्या इसके ऊपर भी माधव बाग में ट्रीटमेंट है और ये रिवर्सिबल है क्या? नहीं, दिस इज अ वन टाइप ऑफ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी। सो अभी तक माधोबाग उसको कंट्रोल में अच्छे से रखते हैं हम लोग। टाइप 1 डायबिटीज में भी हम कंट्रोल में रख रहे हैं, पर रिवर्स अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च चालू है। सो उन्हें फिलहाल कंट्रोल में रखने के लिए माधोबाग जरूर हेल्प कर पाएगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मलिका जी ने पूछा है कि डॉक्टर ने उन्हें विलनॉक्स M500 प्रिस्क्राइब की थी प्री डायबिटिक होने की वजह से, बट मेडिसिन हमने बंद कर दी है क्योंकि कंटिन्यूअस मेडिसिन लेना सही नहीं है। तो क्या आप बताएंगे मेरे? ओके ओके, हाँ, तो वो इन शॉर्ट माधव का एड्रेस पूछ रही है। तो ओके मलिका जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, सारे लोगों को जिन्हें ये डाउट है कि माधोबा का सेंटर उनके यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, तो जी हमारे साथ जो सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है। और उसकी लोकेशन की मैं आपको एक ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगी, उस लिंक पे जाके आप आपका लोकेशन डाल के आपको वहाँ के नजदीकी क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और जैसे कि और एक बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि मैम ने पहले बोला कि माधवबाग में जो पंचसूत्री ट्रीटमेंट होती है उसमें जो MIB पल्स ऐप होता है जो कि मॉनिटरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सारे लोगों के फोन में, आजकल तो सभी के पास एंड्रॉयड ही होता है, तो आप सभी के फोन में आप डाउनलोड कर सकते हो MIB पल्स ऐप। वो फ्री ही है और उसमें आपको बहुत सारी ये फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपके फुट स्टेप काउंट होते हैं। सेकेंड थिंग, मतलब आप अगर BP के पेशेंट हो या फिर डायबिटीज के पेशेंट हो, तो आपकी शुगर लेवल अगर आप चेक करते हो तो वो शुगर लेवल्स भी आप उस ऐप में डाल सकते हो। तो ये सारी शुगर लेवल्स या फिर आपके जो वाइटल्स होते हैं हमारे डॉक्टर्स को भी दिखाई देते हैं। आप हमारे डॉक्टर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर चैट कर सकते हो उस ऐप पे, आपके रिपोर्ट भी सेंड कर सकते हो। तो वो सारे रिपोर्ट्स देख के भी हमारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन से मेडिसिन आपको लेने चाहिए। उसके साथ ही जैसे कि मैम ने बोला कि जो रेसिपीज है हमारी डाइट की, हेल्दी रेसिपीज, उसके भी रेसिपीज के जो छोटे छोटे बुक के ये है वो भी उसमें इंस्टॉल्ड है, तो वो सारे रेसिपीज भी आप देख सकते हो। तो आप, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आज ही आप MIB पर ऐप डाउनलोड कीजिए, तो आपको हमारे डॉक्टर्स का 24 आवर गाइडेंस मिल सकता है। आप कभी भी आपकी जो क्वेरी है या फिर हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो उसमें डाल सकते हो और हमारे डॉक्टर के साथ चैट कर सकते हो। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। मैम शिप्रा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि गुड फैट के कौन से सोर्सेस है और उनकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? यस, आपका BMI कितना है, ये देख के आपने कितना क्वांटिटी में फैट्स देना जरूरी है, और बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आप दिन भर घर पे बैठे हैं, या आप हाउस वाइफ हो, या आपका कहीं पे आना जाना ऐसा चालू है, मतलब आपके कैलोरीज अगर कितने बर्न हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है
कि आपने इनटेक कितना लेना। इस नेटवर्क का इशू है शायद। हेलो। हाँ ओके, ये तो मैम हेलो। आवाज, आपकी आवाज आ रही है मैम। हेलो। मैम हाँ मैम, आपकी क्या हो रहा आवाज, है? आपकी आवाज हेलो। आ रही है। यस यस मैम। बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आज आप कितने कैलोरीज बर्न करते हो, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितना खाना खाना चाहिए। ओके। तो मैम आप सभी को आपके सारे क्वेश्चंस हेलो। के आंसर्स मिल गए होंगे। तो यस। आप, और भी किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शायद सभी के डाउट्स। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन शिप्रा जी ने पूछा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन से मेडिटेशन हम कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, मतलब कौन सा मेडिटेशन करना, मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन आपको कितने समय के लिए आपको करना चाहिए। यस, उसमें कंसिस्टेंसी कितना समय के लिए करना चाहिए, इससे अच्छा महत्वपूर्ण है हर रोज 10 मिनट भी आपने मेडिटेशन किया तो भी बहुत है, पर उसमें कंसिस्टेंसी रखो। 365 में से 325 डेज तो भी एटलीस्ट कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। और फिजिकल और एक्सरसाइज, 24 घंटे में से 24 मिनट का भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन कोई भी एक्सरसाइज है जो आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है, तो उसका कंसिस्टेंसी वहां पे रखो। और एक 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी आप करते हो तो शरीर में अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन सिक्रेशन वहां पे बढ़ते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अच्छे से एक्ट करते हैं। सो उसमें 10 मिनट भी कर रहे हो तो भी चलेगा। अ, मैम अगर आप 10 मिनट्स के लिए भी मेडिटेशन करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कंसिस्टेंट करना चाहिए, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ओके, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मल्लिका जी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्री डायबिटिक जो स्टेज होती है, तो ऐसे स्टेज में हमें एलोपैथिक मेडिकेशंस लेना जरूरी होता है क्या। नहीं। अगर आपकी प्री डायबिटिक रेंज है जिसमें हम HbA1c 6.2 के अंदर आता है, 5.8 to 6.2, अगर इतना आपका HbA1c है, तो पहले रूट कॉज फाइंड करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने की वजह से आपका HbA1c बढ़ा है तो आपको हीमोग्लोबिन करेक्ट करना है। सो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, ये सभी उन्होंने मतलब उसके ऊपर रिमेडीज करना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका BMI ज्यादा है और उसकी वजह से आपका HbA1c बढ़ा है तो वेट लॉस करना जरूरी है। सो ये सिस्टम को अगर आप इंप्रूव करेंगे तो नंबर्स अपने आप आपके शुगर के, HbA1c के नॉर्मल पे आ जाएंगे। अगर आपने प्री डायबिटिक रेंज में ही आपने XYZ कोई भी एलोपैथिक मेडिकेशन आपने शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका शरीर का सिस्टम, पैनक्रियाज, ये शक्कर के दवा के ऊपर डिपेंड हो गया है। अभी दवा के शक्कर को मैनेज अगर करना शुरू करेगा तो पैनक्रियास रिएक्ट करना, अच्छे से काम करना धीरे धीरे कम कर देगा। फिर एक दवा से स्टार्ट होता है और हम देखते हैं सालों साल पेशेंट की दवा भी बढ़ती है, खून के शक्कर के नंबर की मात्रा भी बढ़ती है और सिम्टम भी बढ़ने लगते हैं। सो अगर प्री डायबिटिक लेवल है तो लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिएगा, रूट कॉज फाइंड आउट कीजिएगा कि क्यों खून में शक्कर आया है और उसको ट्रीट कीजिएगा। मैम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट ने हमारे पूछा है कि रेणु जी ने पूछा कि कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ये हमें कैसे पता चलता है, कैलोरी प्रोपोर्शन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। यस, आप एक्टिविटी कितना कर रहे हो। आपका अगर सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप घर के छोटे मोटे काम अगर छोड़ते हैं या ऑफिस जाना आना है, एसी में बैठना है, इस प्रकार की सिडेंटरी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, और उसके साथ आपका अगर मतलब BMI इट्स मोर देन 28 है,
तो आपने 800 से 1200 1500 कैलोरीज खानी चाहिए, और 350 कैलोरीज बर्न करना जरूरी है उसी मात्रा में। मतलब 1000 टू वन अराउंड 1000 कैलोरीज आपने अगर लिया है, तो 350 या 300 कैलोरीज आप बर्न करो, अगर आपको प्रॉपर आपका वेट लॉस करना है तो। ओके, बट दैट इज ऑल्सो अंडर योर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। कैलोरी मेंटेन अगर करना है तो मैम ने तो ये तो बताया हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, अगर लेकिन हम ऐसा तो घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये इतना ही खाएंगे इतने ही प्रोपोर्शन में खाएंगे, और हमेशा हम कैलोरी मतलब मेजर करके ही नहीं खा सकते। तो इसलिए ही आपको माधव बाग में आप जा सकते हो, इसलिए आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। आपको जो डाइट किट प्रोवाइड किया जाता है वो कैलोरी मेंटेन ऑलरेडी इसके लिए ही किया है। तो डाइट किट अगर आप लेते हो 1 मंथ के लिए भी, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी कैलोरी ही हम मतलब इतनी क्वांटिटी में अगर खाना खाएंगे तो इतनी ही कैलोरी जाएंगी हमारे पेट में। ओके। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन शिप्रा जी ने पूछा है कि उनका जो HbA1c है 4.9 है, प्रेगनेंसी उनकी 6 वीक की है, और उन्होंने जब GTT टेस्ट किया था तो उसमें उनका शुगर लेवल 146 था और उसके बाद 135 आया था। तो क्या ये प्री डायबिटिक स्टेज में है वो, या फिर उनको कुछ मेडिकेशंस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, प्रेगनेंसी इंड्यूस अगर शुगर दिख रहा है तो ये डायबिटिक नहीं है। ओके, सो बहुत सारी हार्मोनल डिस्टरबेंस है, क्योंकि ओवरीज के सिक्रेशन चेंज हो गए हैं, तो बिल्कुल ये डायबिटिक रेंज नहीं है। ओके, सो उन्होंने उनके गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह उसके बारे में लेना बहुत जरूरी है। मैम ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में और आपको एलोपैथी मेडिकेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। एक बार आप गायनेक से भी आपके सजेस्ट कर लो, कंसल्ट कर लो। और ये 135 जो GTT है वो मतलब नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ नहीं कि आप डायबिटिक स्टेज में हो। ओके। तो मैम एक पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज जैसे कि आपने बोला कि वो रिवर्सिबल नहीं है, तो पेशेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल है? या डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज 100% रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के रिसर्च है। माधव बाग के बहुत ज्यादा रिसर्च उसमें है, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में हम सब डॉक्टर्स लोगों ने उसको प्रेजेंट किए हैं। सो टाइप 2 डायबिटीज इज 100% रिवर्सल, और माधव बाग के ट्रीटमेंट के पंचसूत्री ट्रीटमेंट के सहाय से 90 डेज में हम पेशेंट का डायबिटीज अच्छे से रिवर्स करते हैं। तो सर जरूर ये टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है, और माधव बाग में हम 90 डेज में मतलब ज्यादा से ज्यादा 90 डेज, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में 90 डेज में ही ये कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो एक बार आप जरूर आपके नजदीकी माधव बाग क्लिनिक में विजिट कीजिए। आपको वहाँ प्रॉपर आपकी HbA1c या फिर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स और सिम्टम्स देख के हमारे डॉक्टर जरूर बताएंगे आपको कितना समय लगेगा आपकी डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। तो शायद अभी सबके डाउट तो खत्म हो गए। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन कि आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, और हमारे सारे पेशेंट्स को भी आप बहुत अच्छे से समझाया कि ये सारी चीजें क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है ये डायबिटिक पेशेंट्स में, और हम कौन से ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज भी घर पे कर सकते हैं। और माधव बाग तो है ही जो कि टाइप 2 डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्स करता है, और उसके साथ ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए आपके जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, जो क्वेश्चन थे एक एक पेशेंट ने पूछा था कि आप ये MIB पल्स का जो लिंक है, हाँ मैं जरूर आपके ग्रुप में भेज दूंगी, उस लिंक से आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।